अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जानना है हमें कि अगर किसी भी बिंदु पर कह दे तो हम कैसे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले मानेंगे, माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। आप जानते ही हो कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अल्पतम लंबाई होती है 2l। यहाँ -q मान लेते हैं, यहाँ +q आवेश, इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हम लिखेंगे माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी अल्पतम लंबाई 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, ठीक है। माना वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है, ठीक है, जो क्या है सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। अतः P को हम घटक में वियोजित करेंगे, घटकों में वियोजित करेंगे। इसकी दिशा आपको हम दिखा दें, इसकी जो दिशा होती है ये +q है, -q से +q आवेश की ओर होती है, ये P है। P को अवयवी घटकों में वियोजित करने पर, चलिए अवयवी घटकों में वियोजित करना हमारे को, तो एक घटक ये मान लेते हैं। अगर आप इसको थीटा मानते हो, थीटा कोण पे अगर ये झुका है तो यह एक घटक ठीक है, और +q है ये घटक। तो अब घटकों में वियोजित किए तो क्या होगा भाई, थीटा जिससे लगा होता है उससे ये हो गया आपका P cos थीटा, मतलब इस घटक का ये वैद्युत द्विध्रुव, इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा हो गया और इसका P sin थीटा। सिंपल है, ओके। घटकों में वियोजित करने पर एक घटक P cos थीटा, घटक P cos थीटा तथा P sin थीटा परस्पर लंबवत हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से लंबवत हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जो P cos थीटा है, आघूर्ण P cos थीटा अक्षीय स्थिति में है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E1, और यह निरक्षीय स्थिति में है
तो इसी कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। अगर मान लेते हैं कि इनका परिणामी E होगा और इस OP से फाई कोण बना रहा हो, फाई कोण पे झुका हो, ये E2 किसी कारण माना P cos थीटा के कारण अक्षीय, देखो भाई अक्षीय स्थिति है, अक्षीय स्थिति, इसको आप वैद्युत द्विध्रुव, एक द्विध्रुव मानोगे, द्विध्रुव तो अक्षीय स्थिति में बिंदु हो गया भाई, उसके सीध में होता है, उसके अक्ष पे होता है, तो अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में आपने निकाल देखा था कि एकदम उसके अक्ष पे ही, अक्ष की दिशा में ही होता है, उसके अक्ष की दिशा में ही होता है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा E1। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा P sin थीटा के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 परस्पर क्या है, लंबवत है, परस्पर लंबवत है। देखो यदि परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, यदि परिणामी क्षेत्र की तीव्रता OP से फाई कोण पर हो, तब E बराबर क्या होगा भाई, चूंकि समकोण पे है, 90 डिग्री पे है, तो क्या होगा, अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, यह सदिश का जोड़ नियम है। सदिश, दो सदिशों का योग होगा। अगर ऐसे यह वेक्टर A होता है, यह वेक्टर B होता है और इनका परिणामी इधर R होता है, आपने पढ़ा है 11th क्लास में, तो हम लिखते थे R बराबर, यानी इनका परिणामी R बराबर होता था करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर यह एक दूसरे से थीटा कोण पे होते थे तो आगे लिखते थे 2AB cos थीटा। ठीक है, चूँकि थीटा बराबर 90 अंश है तो थीटा यहाँ 90 लिखेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, यानी यही आएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, तो चूँकि हम यहाँ लिख देते हैं E1 बराबर E1 क्या है, देखिए पढ़िए, E1 हमारा जो है अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोग पढ़े थे 1/4πε0 2P। P क्या है इसके लिए, अक्षीय स्थिति P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यहाँ P cos थीटा है, तो आप P cos थीटा लिखोगे, P cos थीटा बटे में R3। ठीक है, P होता था तो हम यहाँ पे P cos थीटा लिखेंगे, क्योंकि इस वाले के कारण E1 है, अब इस वाले के कारण E2 है, तो E2 बराबर क्या लिखेंगे, E2 बराबर 1/4πε0 2, यहाँ 2 नहीं होता था, P, अब देखिए इसके कारण P sin थीटा बटे में R3। ओके, तो अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ये मिटा देते हैं, आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, ये हम मिटा देते हैं। चलिए, तो ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा अंडर रूट में E1 का वैल्यू होगा
1/4 एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बटा में r3 इसका स्क्वायर प्लस आगे लिखते हैं E2 की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन 0 p sin थीटा अपन r3 इसका स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू मैंने सीधा सीधा इनकी वैल्यू इसमें रख दिया। E1 क्या है? अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति का फार्मूला जानते हैं, होता है अक्षीय स्थिति 1/4 एप्सिलॉन 0 2p बटे में r3। तो p, क्योंकि उस समय अक्षीय स्थिति में जो होता था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वह उसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण सिर्फ p होता था। यहाँ पे जो अक्षीय स्थिति वाला इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण p cos थीटा है, तो मैंने p cos थीटा इसलिए लिखा। अब निरक्षीय स्थिति में भी p होता था, तो यहाँ पे p sin थीटा है उसका आघूर्ण, तो p sin थीटा लिखेंगे आघूर्ण। ओके, अब E बराबर क्या होगा बताइए? जो कॉमन है उसका स्क्वायर, अगर बाहर कड़ी से लाएंगे तो खत्म हो जाएगा कड़ी। देखो 1/4 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन ले लें। चलिए एक बार कड़ी में ही लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू p यहाँ पे भी है, p यहाँ पे भी है, तो उसको भी आप लिख लीजिए p अपान में r3 इतने टर्म का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचे क्या यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा E इजकल टू, इसको बाहर निकाल लीजिए कड़ी से, तो बच जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 p अपान r3 अंडर रूट। इसको आप लिख लीजिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 4 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इधर प्लस साइन है। मैंने ऐसा क्यों किया आप समझ गए होंगे, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 लिख देंगे। तो E बराबर अब हो जाएगा हमारा 1/4 एप्सिलॉन 0 p अपन r3 अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यह है वैद्युत ध्रुव कारण। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से हम निकालेंगे। अभी मैंने बताया, अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कोई बात ना समझ में आई है तो जरूर कमेंट करके बताएं। ये तो हमने कर लिया। इसकी दिशा क्या होगी भाई? दिशा अगर मेरे को बतानी है तो हमने लिखा भी था कि OP से फाई परिणामी OP से फाई कोण बनाता है। देखो OP से फाई कोण बनाता है, तो इसलिए tan फाई बराबर क्या होगा? tan फाई अगर छोटा होगा तो tan फाई बराबर ऐसे ही फॉर्म हम जानते हैं वेक्टर वाले में कि क्या हो, लंब बटे आधार, यानी E1 बटे में E2। तो E1 बटे में E2, E1 की वैल्यू क्या थी? 1/4 एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा अपान में r3। फिर 1/4 एप्सिलॉन 0 p sin थीटा अपान r3। ओके, ठीक है। लंब बटे ये ऐसे होगा, उल्टा मैंने लिख दिया E2 बटे में E1। तो यहाँ ठीक है, tan फाई बराबर E2 बटे में E1 होगा। E2 बटे में E1 होगा तो E2 की वैल्यू होगी 1/4 एप्सिलॉन 0 p sin थीटा अपन r3 पूरा का बटा 1/4 एप्सिलॉन 0 2p
cos थीटा अपन आर क्यू। अब देखिए इससे पूरा से पूरा ये कट जाएगा, आर क्यू से आर क्यू कट गया, पी से पी कट गया, साइन थीटा बटे में कास थीटा को हम क्या लिखते हैं 1/2 बचा है, साइन बटे में कास को हम tan थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो यह दिशा निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्शन, tan फाई बराबर 1/2 tan थीटा। tan थीटा जो दिया रहेगा उसके आधार पे हम डायरेक्शन निकाल लेंगे कि इससे कितने अंश डिग्री के एंगल पे वह बिंदु स्थित है। ठीक है, झुका हुआ है, तो हम दिशा भी बता पाए और परिमाण भी बता पाएंगे यहाँ से। अगर आप अक्षीय स्थिति में निकालना चाहते हो तो अक्षीय स्थिति में अगर यह पॉइंट इस वाले पे आ जाए, पी इस पे आ जाए, तो देखो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आता है, तो 2p/r3 फार्मूला वही आता है आपका। तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो अपने पिछले वाले फार्मूले जो निकालने हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी नई वीडियो हमारी आए तो आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिले और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू सो मच।